नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो न सिर्फ आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी इस महामारी से बच पाएगा। हम आपसे बार बार अपील भी करते हैं कि मास्क जरूर पहने और हमने इसको लेकर एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि इस महामारी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार मास्क है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। दिल्ली के विकासपुरी में एक अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग तेजी से फैली। उस वक्त वहां 17 कोरोना मरीजों के साथ कुल 26 मरीज भर्ती थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इस बीच पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। तो विकासपुरी में अस्पताल में ये आग लगी और राहत की बात ये रही कि समय रहते जो मरीज थे वो बाहर निकल आए और काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में कर भी लिया गया। सभी मरीज इस वक्त सुरक्षित है। तो दिल्ली के विकासपुरी में अस्पताल में आग लगी और उसके बाद दमकल कर्मी वहां पर पहुंचते हैं। काफी कोशिश के बाद आग को बुझाया जाता है। ममता बनर्जी आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर सादे समारोह में राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगी। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को छोटा रखने का फैसला किया गया है। साथ ही इसमें कुछ ही लोग शामिल हो पाएंगे। आज सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी। बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य में सचिवालय जाएंगी, जहां वो अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से पहले कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। हिंसा की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दक्षिण 24 परगना से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने बीजेपी नेता सौमित्र अटा के घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने बहुत देर तक उनके घर पर पथराव किया और वहां बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। एक गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद हंगामा करने वालों ने उसे धक्का मारकर पलट दिया। कूच बिहार में कुछ महिलाओं ने हिंसा का मोर्चा संभाला और हाथों में डंडे लेकर वहां लोगों के घरों पर हमला कर दिया। उत्तर दिनाजपुर में तो उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में पूरा दफ्तर जलकर राख हो गया। रानीगंज में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। इस हमले में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर के अंदर आगजनी के निशान भी नजर आए। चुनाव खत्म होने के बाद भड़की हिंसा पर बीजेपी भी हमलावर हो गई। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। टीएमसी ने भी हिंसा की घटनाओं पर दुख जताते हुए दावा किया कि उसके कार्यकर्ता भी इन घटनाओं में मारे गए हैं। दुखद घटनाएं हैं और मैं दुखी हूँ। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर पुलिस को इस तरह की घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए और चुनाव के बाद भड़की हिंसा की घटनाओं को लोकतंत्र पर हमला बताया। एक दिन पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिसे टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि ये घटना नंदीग्राम की है। वहीं आसनसोल में भी बीजेपी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई। दीवार के साथ ही वहां रखी कुर्सियां भी टूटी नजर आईं। इस घटना के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जुलूस निकाला और थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल पहुंचकर हिंसा से पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। जेपी नड्डा दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता हरण अधिकारी के घर भी गए, जिनकी एक दिन पहले पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष को घटना के बारे में बताते हुए पीड़ित परिवार की महिलाएं फूट कर रो पड़ी। साथ ही पीड़ित परिवार ने जेपी नड्डा को आरोपियों के नाम की एक लिस्ट भी सौंपी। अपने कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी अध्यक्ष का गुस्सा भी भड़क गया और उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके
ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले जेपी नड्डा दक्षिण 24 परगना के गोपाल नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी। वहां परिवार के लोगों से बात करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारी तरफ से उनको बोलना चिंता नहीं करने को, हम सब संभालेंगे सारा। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ दिलीप घोष और शिशिर बाजौरिया समेत बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। बंगाल में चुनाव बाद जारी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही ये भी गुहार लगाई कि अब तक की हुई हिंसा को लेकर जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं उसका ब्यौरा बंगाल सरकार से मांगा जाए। हालांकि अभी ये याचिका सिर्फ दाखिल हुई है, जिस पर सुनवाई का फैसला होना बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद राज्य में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में धरना देगी। बीजेपी ने राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर अलग अलग जिलों में धरना देंगे। ये विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल फटने से कई लोग मुसीबत में फंस गए। हिमाचल के चंबा में तो बादल फटने की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडाने लगा, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी के साथ आया मलबा सैलाब बनकर उन गांवों के करीब से बहने लगा। उस सैलाब में वहां के कई रास्ते टूट गए और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि बादल फटने की वजह से वहां कई खेत भी पानी में बह गए। हादसे के बाद का एक वीडियो इलाके के किसी शख्स ने एक ऊंची पहाड़ी से भी बनाया, जिसमें कई गांव खतरे की जद में नजर आए। वहां के एक पुल के पास से भी कुछ लोगों ने सैलाब का वीडियो बनाया, जिसमें कई फीट की ऊंचाई तक पानी की लहरें उठती दिखी। बादल फटने की वजह से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी नुकसान हुआ। एक दिन पहले वहां हुए हादसे में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों के घरों में सैलाब के साथ आया मलबा घुस गया, जबकि कुछ घरों के आगे से बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए। जनहानि कुछ नहीं हुई है, लेकिन गांव की पानी बिजली कट गई है। बताया गया कि सड़क पर आए मलबे में वहां एक गाड़ी भी फंस गई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। बाद में प्रशासन की मुस्तैदी से चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक दिन पहले ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से कुमराणा गांव में काफी नुकसान हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी हिंसा प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात के बाद नड्डा पार्टी के सांसदों, विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा हिंसा में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया। नड्डा ने हिंसा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार माना। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि लॉलेसनेस इसका ये पूरे तरीके से द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक देश का कार्यकर्ता ये बंगाल के साथ खड़ा है और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले सारे के सारे लोग आज चुप है। इस हिंसा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दोहरी और दोगली राजनीति है। कोरोना से बेहाल मुंबई में मरीजों की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं। कहीं मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाकर तो कहीं ऑक्सीजन मुहैया करवाकर लोगों की जान बचाने की पहल की गई, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मदद की ऐसी कुछ तस्वीरें घाटकोपर से आई, जहां गाड़ी में बैठे एक मरीज को ऑक्सीजन दी गई। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या उनका बेड
जो है बुक नहीं होता तब तक वो यहाँ रहकर ऑक्सीजन लगाकर अपनी जान बचा सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम न निकले, इसे ध्यान में रखकर एक लाइन से कई सिलेंडर रखे गए ताकि लोग आते जाएं और फिर उन्हें ऑक्सीजन दी जाए। इस अनोखी पहल से कई लोगों का फायदा भी हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के ताड़देव में देखने को मिली। वहां 7 दिन के अंदर एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। वहां वो सभी जरूरी इंतजाम किए गए जिससे कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। कुल मिला के 25 लोग की टीम ये पूरा क्वारंटाइन सेंटर चला रही है। बताया गया कि फिलहाल 100 बेड का ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और बढ़ा दिया जाएगा। कोरोना संकट से निपटने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार राज्यों की मदद में जुटी है। इस कड़ी में रिलायंस के जामनगर प्लांट से भेजी गई ऑक्सीजन की खेप दिल्ली पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल में 15,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कई राज्यों को सप्लाई की। इसके लिए रिलायंस ने किसी राज्य से कोई चार्ज भी नहीं लिया। रिलायंस की ओर से भेजी गई ऑक्सीजन से करीब 15 लाख लोगों को मदद मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ऑक्सीजन सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन के काम पर नजर रख रहे हैं और जरूरतमंद राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन भिजवाने में जुटे हैं। कोरोना संकट गहराने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है, जिसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। 1 नहीं 2 हफ्ते हो गए जबकि लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने दलील दी कि इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जिस पर अदालत ने लताड़ लगाई कि जब लोग मर रहे हैं तो ये भावनात्मक मामला है, क्योंकि वो अंधे हो सकते हैं लेकिन जज अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने तो केंद्र से यहां तक कह दिया कि आईआईटी और आईआईएम ऑक्सीजन टैंकर के मैनेजमेंट का काम सरकार से बेहतर कर सकते हैं, इसलिए ये काम उनको सौंप देना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने ये दावा किया था कि मौजूदा हालात में दिल्ली 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के हकदार नहीं है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि 1 मई को दिशा आदेश का पालन न करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि 30 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र को यह निर्देश दिया था कि वो दिल्ली को सिर्फ 490 मीट्रिक टन नहीं बल्कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराए। दिल्ली के विकासपुरी में एक अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टोर रूम में लगी ये आग तेजी से फैली। उस वक्त वहां 17 कोरोना मरीजों के साथ कुल 26 मरीज भर्ती थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इस बीच पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आज जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उससे ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 51,880 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 65,934 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 891 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,554 कोरोना के नए मरीज मिले। 62 लोगों की जान चली गई। थर्ड वेव एंटीसिपेट हम कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त के दरमियान या सितंबर के दरमियान थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसा केंद्र शासन ने भी राज्य शासन के वीसी में कहा है। लेकिन अभी इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आज स्थिति 12 ज़िलों में काफ़ी सुधार हुई है, काफ़ी संख्या कम हुई है 12 ज़िलों में, ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है। और करीबन बाकी के जो ज़िले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो, ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स कमिश्नर्स को दे रखे हैं। एबीवीपी ही नहीं, दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। बंगाल में चुनाव के बाद भी जारी हिंसा पर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने बंग भवन के सामने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कोरोना नियमों का पालन करते हुए किया गया।
प्लेकार्ड्स लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के बल्कि एमपीज भी, एमएलए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी सांसदों और विधायकों ने बंगाल हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे बेकसूर लोगों की हत्याओं का सिलसिला मुगलों के टाइम में हुआ करता था, अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने शादी के 27 साल बाद तलाक लेने का ऐलान किया। दोनों ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। सीआरपीएफ में पीटी और खेलों के लिए अब कॉमन ड्रेस कोड लागू होगा, यानी खेलों के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। साथ ही महिला अधिकारियों और जवानों पर भी कॉमन ड्रेस कोड लागू होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों और उनके परिवार वालों को मुफ्त में टीका लगाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को वैक्सीन लगाने के लिए अलग सेंटर बनाने और जरूरत पड़ने पर उनके दफ्तर जाकर टीका लगाने को कहा। यूपी के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी नेताओं और एडीएम के बीच जमकर कहासुनी हो गई। बताया गया कि जिला पंचायत सदस्यों के सर्टिफिकेट बांटने के समय बीजेपी के नेता एडीएम के दफ्तर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिस पर पार्टी के नेता भड़क गए और उस अधिकारी से बहस करने लगे। इस बीच एडीएम का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने ऊंची आवाज में बात कर रहे एक बीजेपी नेता पर अपना गुस्सा उतार दिया। तुरंत 2 मिनट उतारूंगा। इसके बाद तो वहाँ का माहौल और गर्मा गया। गुस्से से लाल हुए पार्टी के नेता लड़ने के लिए आगे आ गए। हंगामा बढ़ता देख वहाँ मौजूद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन एडीएम फिर भी शांत नहीं हुए। बाद में कुछ लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा, तब जाकर ये जुबानी जंग खत्म हुई। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला के पकाया ज्वालामुखी ने एक बार फिर लावा उगलना शुरू कर दिया है। फरवरी में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद से ही इस छोटे से देश पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। और अब खतरा इस बात का है कि कहीं लावा अपना दायरा तोड़कर आसपास के इलाकों में न फैल जाए, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी का एक बार फिर रौद्र रूप नजर आया। ज्वालामुखी की ढलानों पर लावे की अनगिनत धाराएं बहती दिखी। ऐसा खौलता लावा कि रात के गुप अंधेरे में उसकी आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी से ही इलाके में उजाला हो गया। पकाया ज्वालामुखी की वजह से इलाके में फसलें और चारागाह तो बर्बाद हो ही चुके हैं। उसकी राख ने लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ फर्नीचर के एक शोरूम में आग लग जाने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। आग की ये घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शोरूम के अंदर चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठने लगी और उसका धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा। ये देखकर वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस शोरूम के आसपास कई मकान भी थे जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। दमकल कर्मचारियों ने आग को दूसरे मकानों में फैलने से तो बचा लिया, लेकिन इस आग में शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कोवोवैक्स के तीसरे चरण के ट्रायल को हरी झंडी मिल गई। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई। देश में दवाओं के इस्तेमाल पर निगरानी रखने वाली संस्था DGCI ने इसकी इजाजत दी। बिहार के समस्तीपुर में मोहम्मद चांद नाम का बदमाश आइसोलेशन सेंटर से फरार हो गया। बताया गया कि इस अपराधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे जेल से इस आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला और उसका बच्चा चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिर गए। तभी वहां तैनात आरपीएफ के जवान अशोक यादव ने दौड़कर महिला और बच्चे की जान बचाई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि इस झड़प में एक टीएमसी नेता की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के दौरे से पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक ने उन पर कोरोना संकट में मंडला पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और लोगों को राहत पहुंचाने की अपील की। कुलस्ते जी, यहाँ पर आप आ रहे हैं तो यहाँ की जनता के लिए कुछ करके जाइए। केंद्र में और प्रदेश में दोनों में आपकी सरकार है, आप मंत्री रहे हैं। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री कुलस्ते भड़क गए और दावा किया कि कोरोना से मंडला के लोगों को मदद मिले, इसके लिए उन्होंने कई काम किए हैं। जो हम कर सकते हैं बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस संकट से उभारेंगे लोगों को, ये हमारा टारगेट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना संकट की इस घड़ी में भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत को ऑक्सीजन के अलावा वो भी चीजें भिजवाई जा रही हैं जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को जल्द से जल्द पहुंचाने का वादा किया।
We're helping Brazil, we're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending them that, we're sending them oxygen, we're sending them a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि नए नियम में अस्पताल से मरीज को छुट्टी देते वक्त आरटी-पीसीआर टेस्ट दोबारा करने की जरूरत को हटा दिया गया। मतलब एक बार नेगेटिव आ गए तो आरटी-पीसीआर टेस्ट दोबारा न करवाएं। साथ ही अंतरराज्यीय यात्रा के लिए इस टेस्ट की शर्त को हटाने की गुजारिश की गई और ये अपील की गई कि अगर लक्षण नहीं है तो यात्रा करें, वरना कहीं ना जाएं। साथ ही अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो तो आरटी-पीसीआर न कराएं। बताया जा रहा है कि टेस्ट किट की किल्लत की वजह से नियम बदले गए, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना के ज्यादा मरीज सामने आए और लैब कर्मचारियों के संक्रमित होने से टेस्ट की चुनौती बढ़ गई है, इसलिए ये बदलाव किया गया। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में मेट्रो ट्रेन से सफर पर निकले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। बीच रास्ते में ही मेट्रो का पुल टूट गया और रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में 24 लोग काल के मुंह में समा गए, जबकि करीब 80 लोग घायल हो गए। लेकिन हादसे से पहले की सामने आई तस्वीरों में नजारा आम दिनों की तरह ही दिखा, लेकिन अचानक पुल टूटा और 16 फीट की ऊंचाई से ट्रेन नीचे जा गिरी। इसके बाद तो मेट्रो स्टेशन पर चीख पुकार मच गई। लोगों में वहां से भाग निकलने की होड़ दिखी। जो ट्रेन थोड़ी ही देर पहले पुल पर सरपट दौड़ रही थी, वो 2 टुकड़ों में टूटी नजर आई, बच्चे के किसी खिलौने की तरह। जो गाड़ियां सड़क पर हवा से बातें कर रही थी, वो मलबे के नीचे दबी दिखी। हादसा ऐसा कि उसकी चपेट में आने वाले लोगों का क्या हश्र हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाए। ऐसे में हादसे की जानकारी मिलते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनों की तलाश में दौड़ पड़े। लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस और राहत बचाव की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हादसे वाली जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया। हर तरफ एम्बुलेंस दौड़ने लगी। मेट्रो के अंदर और पुल के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए बचाव कर्मी जमीन आसमान एक करते नजर आए। क्रेन तक काम पर लगाई गई। आंध्र प्रदेश की तिरुमला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आग लगने की वजह से 7 दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की, जिसने एक एक कर वहां मौजूद 7 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। दुकानें आग से पूरी तरह घिर गईं। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये सब देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इकट्ठा हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। दमकल कर्मियों ने दुकानों में लगी आग को बुझाने में जी जान लगा दी। कोई दमकल की गाड़ी पर खड़े होकर आग को बुझाने में जुट गया, तो कोई बाल्टियों में पानी भर भर कर डालने लगा। काफी देर तक आग को काबू करने में ये लोग जुटे रहे। जब तक वो बुझ पाई, तब तक दुकानों में रखा सामान राख में तब्दील हो चुका था। इस घटना में दुकान मालिकों का काफी नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां जब आग लगी, वहां कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से सब सुरक्षित रहे। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने गरीबों को राहत देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि उनकी सरकार कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर खास ध्यान देगी। दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। देश में पहली बार चिड़ियाघर में कोरोना का मामला सामने आया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांस में तकलीफ के बाद इन सबके सैंपल लिए गए, जिसके बाद जांच में उनके अंदर वायरस की पुष्टि हो गई। लिहाजा उनको आइसोलेट कर फौरन इलाज शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि सभी 8 शेरों की तबीयत में सुधार है और इलाज का भी असर हो रहा है। ऐसा पहली बार है जब देश में जानवरों को कोरोना हुआ है। चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद करने के साथ ही कर्मचारी भी अलर्ट हो गए हैं। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला और उसकी बेटी की जान बाल बाल बच गई। आरपीएफ के जवानों ने अगर मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो वो दोनों ट्रेनों के बीच आ गए होते, क्योंकि जब वो महिला अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, तभी हड़बड़ी में उसका हाथ फिसल गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। तभी वहाँ मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बिना देर किए उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उनकी जान बच गई। तब तक रेल पुलिस के दूसरे जवान भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए।
ब्रिटेन के साथ बातचीत में भारत ने विजय माल्या और नीरव मोदी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में भगोड़े विजय माल्या और बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने पर चर्चा भी हुई। Yes, they discussed the extradition of economic offenders and they discussed. Prime Minister said that the economic offenders should be sent back to India at the earliest for trial. यूपी में 15 मई तक कॉलेज समेत राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में बढ़ते कोरोना खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। The situation there is dire and it's been heartbreaking to see, and I think there are the worst is yet to come. दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भीषण आग में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन तब तक 35 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में घिर गई। उसकी लपटें इतनी तेज और ऊंची थी कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। इसके साथ ही धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इस आग को बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कई घंटों का वक्त लग गया। लगभग 3 दर्जन झुग्गियों के जलने की खबर है यहाँ पर। गनीमत ये रही कि आग फैलते ही उन झुग्गियों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर है कि पुलिस ने एहतियातन आसपास की दूसरी झुग्गियों को भी खाली करवा दिया। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद कुछ जिलों में जीते हुए उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला, जबकि इस तरह के जुलूस पर कोरोना के कारण रोक लगा दी गई है। लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लिया और ना ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों को, जिसकी एक तस्वीर आगरा के बुढ़ाना गांव से सामने आई, जहां जीत से उत्साहित उम्मीदवार के समर्थकों ने कोरोना निर्देशों को ताक पर रखकर धूमधाम से पूरे गांव में विजय जुलूस निकाला। गले में माला पहने प्रधान के पति आगे आगे और उनके समर्थक पीछे पीछे नारेबाजी करते नजर आए। जुलूस में शामिल लोगों में ना तो 2 गज की दूरी दिखी और ना ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। खबर है कि इस दौरान वहां पर हवाई फायरिंग भी हुई। बुढ़ाना गांव में निकाले गए इस जुलूस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर हापुड़ के बदरखा गांव से भी सामने आई। वहां महिला उम्मीदवार की जीत पर समर्थकों की भारी भीड़ बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच गई। इस मौके पर वहां के मकान की छत पर मौजूद लड़के ने हवाई फायरिंग की। घर के अंदर भीड़ ऐसी कि किसी को भी कोरोना नियमों का ख्याल ही नहीं रहा। जश्न का वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और फायरिंग करने वाले लड़के को गिरफ्तार करने के साथ ही 70-80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,858 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 352 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि इस बीच 38,683 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए। लखनऊ में भी पिछले 24 घंटे में 2,407 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5,079 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। राज्य में फिलहाल 2,72,568 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी में एक तरफ जहां कुछ लोग दूसरों से फायदा उठाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर दिल्ली से सामने आई है, जहां लोगों की मदद में जुटी ट्विंकल कालिया खुद एम्बुलेंस चलाती नजर आई। ट्विंकल चांदनी चौक जिले से बीजेपी की प्रवक्ता हैं और उनका एनजीओ कोरोना मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा दे रहा है। ट्विंकल के मुताबिक उनके पास 8 एम्बुलेंस हैं, जिनके जरिए वो कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने से लेकर उनका अंतिम संस्कार कराने तक काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस से भी हमें रेगुलर कॉल आ रहे हैं अनक्लेम डेड बॉडीज के लिए, तो वो भी हम क्रिमिनेशन तक उनका करवा के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कम संसाधनों की वजह से उनके ऊपर काफी दबाव है, इसलिए उन्हें खुद एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर आना पड़ा। फिलहाल क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, तो नॉर्थ दिल्ली के लोगों को ये निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से भी सामने आई। वहाँ हेमकुंड नाम की एक संस्था जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। वहाँ कई मरीज बिस्तरों पर लेटे नजर आए। इन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन कई जगहों पर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें यहाँ मदद दी गई। ये लोग बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस दीज पीपल। आई रियली वेरी थैंकफुल। कई मरीजों को तो उनकी गाड़ी में ही ऑक्सीजन दी गई। संस्था ने अपने संसाधनों के दम पर अब तक कई 100 लोगों की जान बचाने का भी दावा किया। पिछले 3-4 दिनों में एटलीस्ट हमने 400 से 500 लोगों की
वाहिगुरु की दया से हमने बचाई है जान। बताया गया कि ऑक्सीजन की ये सुविधा 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जिसके लिए दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,028 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि इस बीच 85 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी 56,627 एक्टिव मरीज हैं, जिनका उपचार चल रहा है। चुनाव परिणाम के दिन पश्चिम बंगाल के सीटों के रुझान आए। न्यूज़ 18 इंडिया फिर रहा सबसे आगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लाइव रिजल्ट हब की ताकत। ममता बनर्जी हार गई हैं। सबसे विश्वसनीय चेहरों और नतीजों के साथ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला